आज हम ऐसे चित्रकार के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रसिद्धि के क्षेत्र में अगर देखें तो पिकासो के आसपास नज़र आते हैं और उनका व्यक्तित्व भी इतना चर्चित और विचित्र था कि व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों मिला के उन्हें एक नई श्रेणी में ही ले जाते हैं, जहाँ पर आम आदमी भी उनके चित्रों को, उनके व्यक्तित्व को देख के भौचक्का भी होता है और प्रभावित भी होता है। और अगर हम कहीं पे भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चल जाएं, खासकर भारत में, तो इनके बनाए चित्रों की रिप्लिका या कॉपी हमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। और इनके अगर व्यक्तित्व की बात करें तो ये देख इनका जो चेहरे में इनकी जो मूछें हैं तिकोनी, बिल्कुल भुहों की तरफ उठी हुई मूछें, वो इनके व्यक्तित्व को बड़ा विचित्र और रहस्यमयी बनाती है। इनका व्यक्तित्व रहस्यमयी था भी, और इन्होंने कला जगत में माध्यमों की जो दूरियां हैं उसको एक तरह से मिटा दिया था। इन्होंने इंस्टॉलेशन को एक तरह से एक पहचान दी या रूप दिया, और चित्रों में भी चित्रों और इंस्टॉलेशन को एक रूप कर दिया कहीं ना कहीं। और ये उस समय की बड़ी एक नवीनता थी। और एक जो अगर हम इनको वाद की दृष्टि से देखें तो अति यथार्थवाद से ये जुड़े हुए थे, और अति यथार्थवाद को ही इन्होंने अपने तरीके से चित्रों में उतारा। रहस्यमय व्यक्तित्व के धनी सैल्वाडोर डोमिनिको फिलिप जैक्निटो दाली, और इनका जन्म कैटलोनिया स्पेन में हुआ था 11 मई 1904 को, और मृत्यु हुई थी 23 जनवरी 1979, 84 साल की उम्र में, कैटलोनिया स्पेन में ही। बहुत ही रहस्यमय व्यक्तित्व और कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार सैल्वाडोर दाली। अब इनके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अति यथार्थवाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उस समय दादावाद, भविष्यवाद और अति यथार्थवाद, अगर इस समय की काल की बात करें 1924 के आसपास की, तो ये दादावाद, भविष्यवाद, अति यथार्थवाद, ये इनको एक श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो कलाकृति के सौंदर्यात्मक गुणों का कोई विचार नहीं था। सौंदर्यात्मक गुणों से हम यहाँ ये तात्पर्य ले सकते हैं कि एक ऐसा चित्र जिसमें हम जो हमारे निश्चित मापदंड हैं, अगर हम आम जगत की बात करें तो सुंदर फूल, चेहरे, प्रकृति, व्यक्ति, ये सब हमारे सौंदर्य के कुछ निश्चित उपमान कहे जा सकते हैं, निश्चित पैरामीटर कहे जा सकते हैं। और अगर हम इससे विपरीत सड़ी हुई लाशें, जलते हुए जिराफ, या पिघलती हुई घड़ियाँ, या फफूंद लगे चेहरे, नरमुंड, अगर ऐसे नाम लें तो अपने आप ही हमें इन दोनों के मध्य का अंतर समझ में आ जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये दो एग्जाम्पल ही इस तरह के हैं जो सौंदर्यात्मक गुणों का कोई विचार नहीं था, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो दादावाद और भविष्यवाद में भी जो कला का प्रस्तुतिकरण है, या उसके पीछे जो विचार है, या जो उसकी रूपरेखा है, उसका मूल उद्देश्य सौंदर्यात्मक गुणों को प्रस्तुत करना नहीं था, और ना ही उसमें
कोई अंकन पद्धति संबंधी कोई निश्चित सिद्धांत थे, जैसा कि प्रभाववाद में हुआ या फिर घनवाद में हुआ या फिर फाववाद में हुआ। यहाँ पे उन्होंने अंकन संबंधी कुछ निश्चित सिद्धांत बना लिए कि प्रभाववादियों ने कहा कि साहब प्रकाश के प्रभाव को, वातावरण के प्रभाव को चित्रित करना ही हमारा उद्देश्य है, या फाववाद में रंगों की उन्मुखता और घनवाद में आकारों का संश्लेषण विश्लेषण, ये सब बातें उनके वाद की एक तरह से निश्चित कुछ सिद्धांत कहे जा सकते हैं। ये कलाकार तर्कशास्त्र के सूत्रबद्ध क्रम को भ्रमात्मक व मिथ्या समझते थे। उनके सभी कार्यक्रम और दृष्टिकोण अतार्किक थे। अति यथार्थवाद ने कला को अंतर्मन की खोज का परिणाम कारक साधक माना, कि जो हम अंतर्मन में हमारे जो विचार आते हैं, या अगर हम जैसे स्वप्न से जोड़ें इसको, तो स्वप्न में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसे दृश्य हमें नज़र आते हैं जिनके पीछे कोई तर्क या कोई निश्चित सिद्धांत नज़र नहीं आते। तो इनके भी जो चाहे हम भविष्यवाद, दादावाद या अति यथार्थवाद के बारे में बात करें, तो वो जो सभी कार्यक्रम दृष्टिकोण अतार्किक थे। 1924 में चित्रकार आंद्रे ब्रेतो ने पेरिस में औपचारिक रूप से अति यथार्थवाद आंदोलन का आरंभ करते हुए उसका प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इस घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया कि अति यथार्थवाद शुद्ध मनोवैज्ञानिक सहजता है, जिसे कलाकार लेखन, भाषण अथवा चित्रों के द्वारा किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है। इससे हमारे विचार करने की क्रिया का वास्तविक सत्य रूप प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें तर्क, सौंदर्य अथवा नैतिक मूल्यों आदि बाहरी वस्तुओं का अंकुश नहीं है। तो ये बात चित्रकार आंद्रे ब्रेते ने 1924 में अपने कला अति यथार्थवादी आंदोलन का आरंभ करते हुए एक घोषणा पत्र में कही। अब अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो अति यथार्थवाद शुद्ध मनोवैज्ञानिक सहजता है। इसके अंतर्गत जैसा अंत में भी इन्होंने लिखा कि इसमें तर्क, सौंदर्य, नैतिक मूल्यों आदि का बाहरी वस्तु का अंकुश नहीं। अंकुश से मतलब कि जब हम चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाते समय हमें समाज और उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं ये भी हमें प्रेरित करती है, कहीं ना कहीं उसका भी दखल हमारे मन विचारों में आता है। हम चित्र बनाते समय जब बनाने के बाद जब उसको हम प्रदर्शन हेतु समाज के सामने लाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से उस समय चित्र बनाते समय भी आती है कि अगर हम ये चित्र बनाएंगे तो समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। और निश्चित रूप से जो प्रतिक्रिया है वो उसके अगर हम 3 तत्वों की बात करें तो उसमें तर्क, सौंदर्य और नैतिक मूल्य ये प्रमुखता से रहते हैं उनकी प्रतिक्रिया का आधार। तर्क, जैसा कि जब हम चित्र बनाते हैं तो एक सहज सा प्रश्न आता है, अच्छा इसमें क्या दिखाना चाहते हो, तो यह तर्क के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर हमने फूल बनाया है तो फूल के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं। फूल के माध्यम से हम सौंदर्य का दृष्टिकोण दिखा रहे हैं या प्रतीकात्मकता है। अगर फूल को कीड़े खा रहे हैं तो उसके अंदर भी एक प्रतीकात्मकता नज़र आएगी कि सुंदर फूल कली को कीड़े खा रहे हैं, जो कि समाज के किसी क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतिरूपण हो सकता है। दूसरा तत्व है सौंदर्य। सौंदर्य का जैसा मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया कि अगर हम सुंदर फूल, बाग, बगीचे, सुंदर चेहरे, व्यक्ति बनाते हैं
तो वह सौंदर्य का एक पक्ष के रूप में हम जान सकते हैं। परंतु यदि हम सड़ी गली लाशें, जलते हुए जिराफ, मकड़ियाँ, जाले, छिपकली, ऐसे कुछ तत्व अगर हम अपने चित्रों में बनाते हैं तो वो सौंदर्य के निश्चित सिद्धांतों या उसके सौंदर्यात्मक गुणों को प्रस्तुत नहीं करते। तो इस दृष्टि से सौंदर्य हुआ। और नैतिक मूल्य भी जब हम चित्र बनाते हैं तो अगर उसमें एक शब्द कई बार आता है अश्लील, वो अश्लीलता जो है वो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों को ही प्रतिबिंबित करती है। अगर हमारे चित्र में ऐसे तत्व हों जहाँ पर हम उसको सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं मानते तो वह नैतिक मूल्य के ऊपर खरी नहीं उतरती। तो ये तीनों ही तत्वों को अति यथार्थवादियों ने अपने चित्रों में इस महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया या उसके अंकुश की पालना नहीं की। हम आने वाले लेक्चर में इस वाद और सल्वाडोर दाली से संबंधित बातों पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।